अमेरिका में एक बार फिर गन वायलेंस ने सबको हिलाकर रख दिया। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक पब्लिक इवेंट के दौरान राइट विंग लीडर और टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 31 साल के किर्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड बताए जाते हैं और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने ट्रंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा की थी। उनकी हत्या को ट्रंप और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ अमेरिका में एक बार फिर गन कल्चर सवालों में है। तो क्या है मर्डर की इनसाइड स्टोरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में टर्निंग पॉइंट यूएसए के अमेरिकन कमबैक टूर के तहत किर्क एक प्रूव मी रॉन्ग डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान वो स्टूडेंट के सवालों के जवाब दे रहे थे। एक सवाल मास शूटिंग और ट्रांसजेंडर के बारे में भी था। किर्क ने जवाब दिया बहुत ज्यादा। जैसे वो अगले सवाल का जवाब देने वाले थे, एक गोली उनके गर्दन में आके लगी। चश्मदीदों की माने तो गोली चलने के बाद अफरा तफरी मच गई। किर्क के गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो कुर्सी से नीचे गिर पड़े। किर्क को तुरंत एक प्राइवेट गाड़ी में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। यूटा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के अधिकारी ब्यू मेसन ने पुष्टि की कि सिर्फ एक गोली चली थी और किर्क इकलौते शिकार थे। यूनिवर्सिटी को तुरंत खाली करवाया गया और क्लासेस अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी गई हैं। शुरुआती खबरों में कहा गया है कि संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बाद में यूटा वैली यूनिवर्सिटी और पुलिस ने साफ किया कि हत्यारा अभी तक फरार है। यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने इसे राजनीतिक हत्या करार दिया है और कहा है कि हिंसा का हमारे सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। दोषियों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा। स्वॉट की टीमें और एफबीआई अभी भी हमलावर की तलाश कर रही हैं। कुछ खबरों के मुताबिक गोली दूर से, शायद किसी इमारत की छत से स्नाइपर के जरिए चलाई गई थी। 2024 में टर्निंग पॉइंट यूएसए की पॉलिटिकल विंग ने ट्रंप के लिए गेट आउट द वोट कैंपेन चलाया, जिसने उन कंजर्वेटिव वोटर्स को लामबंद किया जो आमतौर पर वोट ही नहीं करते थे। ट्रंप ने किर्क को युवाओं का दिल जीतने वाला और एक महान और लीजेंडरी व्यक्ति बताया है। उनकी मौत पर ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, चार्ली किर्क महान थे। अमेरिका के युवाओं की नब्ज को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था। उनकी खूबसूरत पत्नी एरिका और परिवार के लिए मेरी और मिलीनिया की संवेदनाएं हैं। चार्ली, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। चार्ली किर्क का पॉडकास्ट और रेडियो शो कंजर्वेटिव विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा जरिया था। जॉर्जिया में ट्रंप के साथ एक रैली में किर्क ने डेमोक्रेट्स को ईश्वर से नफरत करने वाला करार दिया और ट्रंप बनाम कमला हैरिस की लड़ाई को आध्यात्मिक जंग बताया था। उनकी इस तरह की बयानबाजी युवा कंजर्वेटिव्स में जोश भर देती थी। चार्ली किर्क की हत्या ट्रंप और उनके समर्थकों के लिए न सिर्फ एक निजी नुकसान है, बल्कि उनकी कैंपेन रणनीति के लिए एक बड़ा धक्का है। किर्क का जाना कंजर्वेटिव मूवमेंट, खासकर युवाओं के बीच एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है। तो क्या किर्क की मौत के लिए अमेरिका का गन कल्चर जिम्मेदार है या किर्क की हत्या एक पॉलिटिकल वायलेंस है? अमेरिका में हथियार रखने के अधिकार, सेकेंड अमेंडमेंट पर हमेशा बड़ी बहस होती रही है। ट्रंप समर्थक और टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक चार्ली किर्क इसी बहस के जाने माने चेहरों में से एक थे। उन्होंने कई बार खुलकर कहा था कि हथियार रखने की आजादी बचाने के लिए हर साल कुछ गन डेथ्स होना एक कीमत है जो चुकाई जा सकती है। बुधवार को जब ओरेम यूटा वैली यूनिवर्सिटी में मंच से वो ठीक यही मुद्दा उठा रहे थे, तभी गोली चली और उनकी जान चली गई। हमले के ठीक पहले मंच पर किर्क ने सवाल दोहराया, क्या इसमें गैंग वायलेंस को भी गिनना है या नहीं? और इसी के बीच गोली चल गई। भीड़ सन्न रह गई। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। साल 2023 में टेनेसी के नैशविल स्थित क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल शूटिंग के बाद चार्ली किर्क ने कहा था, हथियारबंद नागरिकों के रहते गन डेथ्स को शून्य तक ले जाना असंभव है, लेकिन यह सौदा ठीक है, क्योंकि दूसरे अधिकारों की सुरक्षा के लिए हथियार रखने की आजादी सबसे जरूरी है। दुर्भाग्य से कुछ मौतें इस आजादी की कीमत हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि गन वायलेंस को कम किया जा सकता है, जैसे स्कूलों के बाहर हथियारबंद गार्ड लगाकर और परिवारों में पिता की मौजूदगी बढ़ाकर। किर्क ने उदाहरण देते हुए कहा था कि जैसे बेसबॉल गेम्स, एयरपोर्ट्स और बैंक में सुरक्षा गार्ड्स तैनात रहते हैं, वैसे ही स्कूलों में भी होने चाहिए।
वहां गार्ड्स की मौजूदगी से हमलों पर रोक लग सकती है। अगर हम अपने पैसों और खेलों की सुरक्षा के लिए हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर सकते हैं, तो बच्चों की सुरक्षा को क्यों नहीं उतना महत्व दिया जा सकता? तो क्या अमेरिका का गन कल्चर अमेरिका के लिए बोझ बन चुका है? अमेरिका में गन कल्चर का मुख्य कारण वहां का संवैधानिक अधिकार है। अमेरिका के संविधान में सेकेंड अमेंडमेंट नागरिकों को हथियार रखने और ले जाने का अधिकार देता है। कई अमेरिकी अपनी सुरक्षा, शिकार और खेल के लिए बंदूक रखते हैं। 72% अमेरिकी बंदूक मालिक ये कहते हैं वो मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए बंदूक का इस्तेमाल करते हैं या रखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी बंदूकों की बिक्री में खासा इजाफा देखा गया, जब लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। अमेरिका में हर साल बिकने वाली बंदूकों की संख्या में लगातार बदलाव देखे जाते रहे हैं, जो कई कारणों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि राजनीतिक माहौल, सामाजिक घटनाएं और चुनाव। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अमेरिका में लगभग 16.17 मिलियन यानी कि 1,61,00,000 बंदूकों की बिक्री हुई। हालांकि पिछले साल यानी कि 2023 की तुलना में यह 3% की कमी को दर्शाता है। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक अशांति और राष्ट्रपति चुनाव के कारण बंदूकों की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल देखा गया। उस साल अनुमानित 21.8 मिलियन यानी कि 2,18,00,000 से ज्यादा बंदूकें बेची गईं। जब भी चुनाव होते हैं या बंदूक नियंत्रण को लेकर कोई कानून बनने की चर्चा होती है, इस पर बहस होती है, तो बंदूकें खरीदने वाले लोग अक्सर यह सोचकर ज्यादा बंदूकें खरीद लेते हैं कि कहीं भविष्य में खरीद पर प्रतिबंध न लग जाए। मास शूटिंग यानी गोलीबारी की बड़ी घटनाएं जैसी घटनाओं के बाद कुछ लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए भी बंदूकें खरीदते हैं, जबकि इससे बंदूक नियंत्रण की मांग भी बढ़ती है। आर्थिक अस्थिरता के दौरान भी लोग सुरक्षा के लिए बंदूकें खरीदना पसंद करते हैं। अमेरिका में नागरिकों के पास दुनिया में सबसे ज्यादा बंदूकें हैं। साल 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में नागरिकों के पास 393 मिलियन यानी कि 39,30,00,000 से अधिक बंदूकें हैं। यह संख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक 100 अमेरिकियों पर लगभग 120 से ज्यादा बंदूकें हैं। यहां यह भी देखा गया है कि अमेरिका में लगभग 40 से 44% लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां बंदूकें मौजूद हैं, जबकि लगभग 32% अमेरिकी व्यक्तिगत रूप से बंदूक के मालिक हैं। मतलब यह हुआ कि जिन लोगों के पास बंदूकें हैं, उनमें से कई लोगों के पास एक से ज्यादा बंदूक मौजूद है। चार्ली किर्क की हत्या क्यों हुई, इस पर जांच जारी है। वजह चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ है कि किर्क की हत्या के बाद इस बात पर बहस तो होगी कि अमेरिका का बढ़ता गन कल्चर कहीं अब अमेरिका के लिए अभिशाप तो नहीं बन चुका है। बात साफ है। फिलहाल इतना ही। अब इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए चलते हैं न्यूज रूम और सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर करते हैं डिबेट। तो जैसा कि आपने अभी बात साफ है में देखा, विवेक जी ने बताया कि गन अमेंडमेंट्स के एक्ट जो है ये यूएस में सेकेंड अमेंडमेंट क्या होता है, वो क्या उसका टॉपिक था, क्योंकि आज चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, आज हम अपनी न्यूज रूम में उसी पर डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ यश कौशिक हूं, हमारे साथ पलक है, नैना है, विवेक जी हैं। हम इसी पे आज चर्चा करेंगे कि क्या गन अमेंडमेंट्स का एक्ट क्या ये जरूरी है, क्या सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट होना, क्या गन रखना जरूरी है अमेरिका में। क्योंकि हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ है जिसका आज चर्चा में टॉपिक है, चार्ली कर्क, इनकी जो हत्या की गई है एक उटाह यूनिवर्सिटी के पब्लिक इवेंट में, वो सारे स्टूडेंट्स थे, लगभग 3,000 स्टूडेंट्स की गैदरिंग थी, वहां पे जो वो हत्या हुई, उसके बाद पूरी दुनिया ये क्वेश्चन पूछ रही है। और ये जब भी ऐसा कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन होता है या गन्स के बारे में बात आती है तो यूएसए सबसे ऊपर आता है और इसके बारे में चर्चा करनी बनती है कि ये क्या सेकेंड अमेंडमेंट, जिसको एक डिफेंस, एक शील्ड की तरह यूज करते हैं, क्या गन्स रखना सही है या गन्स रखना गलत है। तो आज न्यूज रूम में इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में नैना यादव न्यूज रूम की इस चर्चा में। जैसा कि ये कहा जाए, रूपरेखा आप समझ चुके होंगे। गन कल्चर खासतौर से अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन चुका है। इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं लगातार यूएस की तरफ से आती रही हैं और उसके बाद में बार बार ये चर्चा उबाल मारती रही है कि क्या आम व्यक्ति के लिए गन कल्चर जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ गन कल्चर, अगर यूएस की बात की जाए तो देखिए दुनिया के सबसे मजबूत देशों में अमेरिका की गिनती होती है, यूएसए की गिनती होती है। और जिस तरह से अगर यहाँ की कोई भी नीति है तो वो जाहिर सी बात है वो अपने आप में एक मिसाल या एक अपने आप में चर्चा का विषय होता है।
लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक आंकड़ा ये भी कहता है, यूएस की स्थिति ये है कि हर 100वें व्यक्ति के साथ में 120 बंदूकों का आंकड़ा जो है वो जरूर बताती है। हालांकि संविधान का जो सेकेंड अमेंडमेंट है नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार देता है, इसके लिए लगातार चर्चा ये हुई। एक पक्ष कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पक्ष ये भी है जो कहता है कि होना चाहिए सेल्फ डिफेंस के तौर पर, क्योंकि जब आपराधिक घटनाएं होती हैं वहां पर जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल होता है तो लोग उसे डिफेंस के तौर पर देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से यही डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं। मास शूटिंग या फिर मास असैसिनेशन के तौर पर कई ऐसी घटनाएं हुई जो अपने आप में सवाल खड़े करती रही हैं। और अब ये कहा जाए पब्लिक गैदरिंग के बीच में कोई एक ऐसा वीआईपी व्यक्ति जो अपने आप में बहुत हाईली सिक्योर्टेड एरिया में हो या हाईली सिक्योरिटी के साथ में चल रहा हो, जब वो इस तरह से अगर घटना का शिकार हो जाए, सीधे उसको ये कहा जाए असैसिनेट कर दिया जाए, तो उसके बाद में सवाल यही बार बार खड़े होने लगे हैं कि क्या ये गन कल्चर लीगल है, क्या ये वैध होना चाहिए। और क्योंकि अब तो हालांकि लीगल तौर पे इसको एक तरह से राइट के तौर पर दिया जाता है, लेकिन अभी भी एक पक्ष कहता है कि इसके दुष्परिणाम ज्यादा सामने आते हैं। पलक, देखिए, आपने ना बहुत महत्वपूर्ण एक बात कही, मास असैसिनेशन। लेट्स सपोज हम इसे उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं कि कुछ एक ग्रुप है, कुछ एक कम्युनिटी है अमेरिका में, वो किसी नेता को लेकर, वो किसी शख्स को लेकर मतलब डिसअपॉइंटेड है, एग्रेसिव है, आक्रामक है। और आजकल तो हम देख ही रहे हैं अलग अलग देशों में किस तरीके से जनता जो है वो सड़कों पर आ रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, फ्रांस हाल ही में हमने देखा। तो सारे अगर अपनी गन्स लेकर आ जाएंगे, सारे इस तरीके से एग्रेसिव हो जाएंगे, तो उस देश में क्या होगा माहौल। ये हम एक एजम्पशन ले रहे हैं। जिस तरीके से नैना ने भी जिक्र किया कि मास असैसिनेशन और साथ ही जो एक तरीके से मॉब जो है वो आ रहा है और फिर उसके बाद गन्स उनके पास है, क्योंकि वहाँ पर एक जिन फंडामेंटल राइट्स का हम जिक्र करते हैं, इस तरह से अमेरिका जो है वो उसको देखता है। हम अगर भारत के साथ कंपेयर करें, हम लगातार देखते हैं बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, बहुत सारे एक्टिविस्ट की चर्चा करते हैं कि गन्स के ऊपर जो पंजाबी सिंगर्स जो है गाने भी बनाते हैं, उसका भी वो विरोध करते हैं कि आप एक तरीके से किसी युवा को एग्रेसिव कर रहे हैं, उसे गन कल्चर के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और दूसरी ओर हम एक ऐसे देश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो अपने नागरिकों को, अपने सिविलियंस को ये अधिकार देता है कि आपके पास बेसिक राइट है टू डिफेंड योरसेल्फ, यानी कि अपने सेल्फ डिफेंस में आप गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक कॉलोनियल एरा था, उस समय में ये हम कह सकते हैं कि वैलिड था कि उस समय खुद को बचाने के लिए फार्म्स में, एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर, तब ये सब हम कह सकते हैं गन कल्चर जो है वो वैलिड था। लेकिन आज के समय में जब 21st सेंचुरी में हम बात कर रहे हैं कि हर एक दूसरा इंसान एग्रेसिव है, कोई जॉब को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है, कोई अपने घरेलू किसी चीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो तो किसी पर भी गोली चला देगा। तो मुझे लगता है ना केवल अमेरिका के रेलेवेंस में विवेक, हम हर एक देश के, अगर कनाडा की भी बात करें, तो गन कल्चर, गन या फिर किसी को मारना या हिंसा को प्रोत्साहन करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। आप गाड़ी चलाते हैं जी, आपने किसी पे गाड़ी चढ़ा दी तो मर जाएगा, तो आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। फिर उसके गाड़ी को गन से आत्मरक्षा, कैसे कंपेयर कर सकते वो भी हथियार एक तरह का। आपने किसी को रौंद दिया, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, उसमें से 10 लोग मर जाएंगे। आप किसी भीड़ में गाड़ी लेके घुस गए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अमेरिका का गन कल्चर आया क्यों? अमेरिका का गन कल्चर इसलिए आया क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा एक मुद्दा था। वहां पर था कि एक तो लैंड बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम है और बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो उनको अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत टेंशन रहती थी। और वहां पर एक कॉन्सेप्ट है, गुड गाय विद अ गन, अच्छा आदमी बुरे को मारता है। इस कॉन्सेप्ट पर वहां के सोसाइटी में गन कल्चर आया। अब ये विवादास्पद क्यों हुआ? क्योंकि गन कल्चर के साथ साथ वहां पर इस तरह की घटनाएं बढ़ने लग गई जिससे कि लोगों को मारा जाने लगा खुलेआम। अब इसी साल आप देख लीजिए, मिनियापोलिस की एक घटना है 27 अगस्त की, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। एक कैथोलिक स्कूल में फायरिंग होती है बहुत ज़बरदस्त। आपने भी खबर पढ़ी होगी, हमने भी खबर दर्शकों को दिखाई थी। 2 स्कूली बच्चों की मौत हो जाती है, 17 लोग घायल हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये था कि ये इस साल का 58वां मामला था। और यहां पर जो ये घटना सामने आई, इसमें हमले को अंजाम देने वाला कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी नहीं था। जो बात आप करें कि भाई कोई रोजगार से फ्रस्ट्रेट हो, कोई सिक्योरिटी से फ्रस्ट्रेट हो, ये 23 साल का एक युवक था, 23 साल का नौजवान जो स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। अब उसकी माइंडसेट क्या थी, क्यों थी? उसका नाम था रॉबिन वेस्टमैन और
आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसने इस फायरिंग के बाद, इस मास किलिंग के बाद उसने खुद को भी शूट कर लिया। तो गन कल्चर एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। अब इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं कि पक्ष और विपक्ष क्या कहता है, मतलब पक्ष में क्या आंकड़े दिए जाते हैं और विपक्ष में क्या आंकड़े दिए जाते हैं, जिससे कि थोड़ी स्थिति और क्लियर होगी। पक्ष में आंकड़े ये दिए जाते हैं कि यह आत्मरक्षा और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, बंदूकें अपराध से बचाती हैं, 70% मालिक इसे आत्मरक्षा के लिए रखते हैं, अच्छा आदमी बुरे से लड़ता है, गुड गाय विद अ गन, जिसकी कॉन्सेप्ट की बात मैंने अभी की। दूसरा है सेकंड अमेंडमेंट, जिसका जिक्र आपसे यश ने किया। ये सेकंड अमेंडमेंट में इसको लाया गया था। ये सेकंड अमेंडमेंट है वहाँ की संविधान का, अमेरिका के संविधान का, और बंदूकें तानाशाही के खिलाफ सुरक्षा का प्रतीक है। ये एंटी टायरनी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इसको लेकर। सांस्कृतिक मूल्य भी इससे जुड़ा हुआ है, शिकार, खेल और विरासत का हिस्सा है। ग्रामीण इलाकों में ये जीविका और परंपरा का हिस्सा है। उदाहरण के लिए अगर आप देखिए तो प्रोजेक्ट एक्साइल जैसे कार्यक्रम में अपराधी बंदूक वालों पर सख्ती से अपराध जो है वो घटा है। लेकिन विपक्ष में जो दलीलें दी जाती वो भी मैं दर्शकों के साथ जल्दी से साझा कर देता हूं। हिंसा को बढ़ावा हुआ मिला है, ज्यादा बंदूकें ज्यादा मौत, स्टैंड योर ग्राउंड कानून नस्लीय पूर्वाग्रह बढ़ाते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, बंदूक हिंसा को महामारी घोषित किया गया, सुसाइड का 50% बंदूक से जो रोकथाम से बच जाता, कानूनी कमजोरी जिसकी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 70% जो है वो लोगों के पास अगर हथियार हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो हथियार सुरक्षित हैं, वो हथियार किसी के हाथ में भी जा सकते हैं। बंदूक हिंसा को अगर देखा जाए बैकग्राउंड में तो यहाँ पर कोई राष्ट्रीय रजिस्टर नहीं है, नेशनल रजिस्टर यूएस में। हालांकि जहाँ पर कानून सख्त है जैसे कि कैलिफोर्निया में, तो वहाँ पर आंकड़े कम हैं। अगर वैश्विक तुलना की जाए तो अन्य विकसित देश जैसे कि यूके, जापान में सख्त कानून से हिंसा ना के बराबर है। गन वहाँ भी रख सकते हैं आप, लेकिन हिंसा नहीं है। अमेरिका में बंदूक अपराध को और घातक बना रही है। ये बहस राजनीतिक है और मुझे लगता है कि 2025 में भी गन कल्चर के 58 से ज़्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सवाल इस बात को लेके क्या सख्त कानून लाने से गन कल्चर खत्म हो जाएगा या फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन पे बात होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो अमेरिकन हैं, यूएस के जो सिटीजन्स हैं, वो इसको प्राइड से जोड़ते हैं, गन रखना अपनी सुरक्षा से जोड़ते हैं, अपने मौलिक अधिकार से जोड़ते हैं। लेकिन विवेक, जो आप जिन हथियारों का हम देखते हैं, खासतौर से अगर हम भारत में भी देखें तो पहले हथियार, अगर गन को हम हथियार के तौर पर देखते हैं, लोग अपनी सुरक्षा के लिहाज से पिछले कुछ वक्त से हथियार, अभी भी आप देखेंगे तो लोगों के घर में शायद तलवारें मिल जाएंगी या जो दूसरे ऐसे हथियार हैं वो मिल जाएंगे। बशर्त ये होता है कि आखिर आप उसका इस्तेमाल किस तरह से, किस रूप में किया जाता है। लेकिन अमेरिका या फिर यूएस के जो अलग अलग पूरी स्थिति है वो और चिंताजनक इसलिए हो जाती है क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2023 तक 48,000 से ज्यादा मौतें, 2023 में माफ कीजिएगा, 2023 में 48,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, वो गन कल्चर की वजह से हुई हैं। उसमें या तो हत्या शामिल है और या फिर आत्महत्या शामिल है। दूसरी बात ये भी, आपने जैसे एक एग्जाम्पल दिया था स्कूल का, और मुझे लग रहा है कि ऐसे स्कूल वाले ही हमने कई वीडियोस देखे जो बहुत हैरान कर देते हैं। स्कूल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मार्केट है, पब्लिक प्लेसेस हाँ, 2022 का एक मैं मामला देख रही थी, उसमें एक युवक स्कूल में घुसता है, 19 बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है, और 2 टीचर्स की डेथ हो जाती है। और इस पूरी घटना के बाद में गन कल्चर को कंट्रोल करने की मांग उठी। 2017 का लास वेगास का एक मामला था, एक व्यक्ति होटल की 32वीं मंजिल पे पहुंचा, कॉन्सर्ट देखने के लिए पहुंचा, लेकिन इस दौरान उसने गोलियां चला दी, 60 लोग मारे गए, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। ऐसे बहुत है, कभी नाइट क्लब, कभी किसी मॉल के अंदर, कभी ये कहा जाए कोई ऐसा गैदरिंग हो रही है वहां पर लोग पहुंच जाते हैं। इसीलिए उस चीज को कंट्रोल करने की बार बार बात होती है कि आप उसको डिफेंसिव वे में यूज करते हैं या फिर किसी को अटैकिंग वे में यूज करते हैं। ये अपने आप में बहुत गंभीर है और सबसे ज्यादा गंभीर है छोटे बच्चों को तौर पर, क्योंकि कोई अगर स्कूल में टीचर ने डांटा, गन लेकर पहुंच गया, ये भी एक केस था, बच्चा टीचर के डांटने से नाराज था, वहां पे जाकर सीधे गोली चला दी, 2 टीचर्स की डेथ हो गई। ऐसे लेकिन तो इसका बड़ी खबरें हैं, इसका ये वो बड़े मामले हैं जो अभी सामने इसका ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड जो है वो और चौंकाता है। दुनिया भर का 46%, दुनिया भर का, मतलब जितने दुनिया भर में हथियार हैं, खासकर बंदूक, वो 46% अमेरिका में पाया जाता है, जिसकी संख्या 39 करोड़ है। बंदूक का मालिकाना हक जो है 32% एडल्ट के पास है, जिसमें 72% पुरुष हैं और 28% महिलाएं हैं। हर साल जो है 45,000 से ज्यादा लोगों की जान जाती है औसतन, जिसमें कि होमिसाइड के मामले 20,000 से ज्यादा हैं, सुसाइड के मामले 25,000 से ज्यादा हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं,
कुछ और फैक्ट्स, मास शूटिंग के मामले 2024 में 488 से ज्यादा सामने आए, एक दो केसेस नहीं है। वैश्विक तुलना अगर करें तो अमेरिका में हाई इनकम देशों से 25 गुना ज्यादा होमिसाइड होते हैं। लेकिन उसमें ट्रेंड जो है वो बड़ा चौंकाता है, मैं पढ़कर इसको बड़ा आश्चर्य में चला गया। 1994 से 2023 में मालिकाना हक बंदूकों का जो था वो 28% बढ़ गया, और इसमें खासकर महिलाओं में 13.6% का इजाफा देखने को मिला। तो महिलाएं भी गन कल्चर से प्रभावित हुई और उन्होंने हथियार रखना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है मुझे लगता है वो सोशल सिक्योरिटी और जो पर्सनल एक तरह से सिक्योरिटी भी कहें, आत्मरक्षा की जो बात होती है उससे जुड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन मैं यश एक बात और है, क्योंकि कहा जाता है कि यूएस से जुड़ा हुआ जो कनाडा है, कनाडा का भी एक ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर 35 बंदूकें प्रति 100 व्यक्ति के पास में है। यहाँ पर अमेरिका जैसा मास शूटिंग कल्चर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो गन लॉज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन गन कल्चर वहां पर भी है। इस तरह की घटनाएं वहां पर नजर नहीं आती हैं। यश तो एक अगर मैं बात साझा करूं दर्शकों के साथ भी और आप लोगों के साथ भी, आज से लगभग 235 साल पहले 1790 में जो ये सेकेंड अमेंडमेंट जिसकी हमने बात करी, जिससे टॉपिक शुरुआत करा, आपने बात साफे में भी उसके बारे में सुना, हम 1790 में ये लॉ आया था कि सेकेंड अमेंडमेंट राइट्स जो ये गन के लिए है, उस टाइम ये क्लियर किया गया था कि उस टाइम के लोगों के लिए आत्म सुरक्षा के लिए, सेल्फ सिक्योरिटी के लिए लॉ लाया गया था उस टाइम पे। लेकिन 1790 में और आज 2025 में जमीन आसमान का फर्क है, लोगों की मेंटालिटी में फर्क है, लोगों के पास गन पाने के जो उपाय होते हैं वो सरेआम क्या आप नहीं, लेकिन आप अमेरिकन से बात करेंगे, आप तो कनाडा में रह भी चुके हैं, आप लोगों से आप टच में रहे होंगे, वो इसे आजादी का सिंबल मानते हैं, स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं गन को। बिल्कुल। वो अगर आप किसी भी आदमी से पूछिए कि अगर आपकी आजादी में अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो आप हिंसक हो जाएंगे, आप भड़क जाएंगे, आप उसका विरोध शुरू कर देंगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने बहस होने के बावजूद अमेरिका में गन कल्चर को बदला नहीं जा सका है, क्योंकि इसे डायरेक्ट वो अपनी आजादी से कनेक्ट करते हैं, उसको आजादी से कनेक्ट करते हैं। और वहां पे आपने तो अभी गन का, क्योंकि आज एक चार्ली कर्क का एक इंसिडेंट हुआ है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, गन का इशू तो बहुत बड़ा हो गया वहां पे आत्मनिर्भरता को लेकर। वहां पे एक गाड़ी अगर किसी और की पार्किंग के आगे भी पार्क हो जाता है वो उसको ईगो पे ले लेते हैं। वो बेसिकली एक सोसाइटल एक चीज है, वो नॉर्थ अमेरिकन में ऐसी चीज चलती है, वो उनका आपस का मामला है। आपने चार्ली कर्क का डिस्कस किया, चार्ली कर्क का मामला मास शूटिंग का नहीं है या फिर गन कल्चर का नहीं है, वो पॉलिटिकल वायलेंस है, पॉलिटिकल असैसिनेशन है, जिसका इंपैक्ट बड़ा इंपैक्ट हो सकता है अमेरिका पर आने वाले दिनों में। क्योंकि चार्ली कर्क जो थे वो यूथ के बीच में बहुत पॉपुलर लीडर थे, बहुत अच्छी डिबेट करते थे। मैंने उनके कई क्लिप्स देखे हैं जो वो कॉलेजेस में जाकर और इंस्टीट्यूट्स में जाकर बहुत अच्छी पॉलिटिकल डिबेट करते थे और सोशल इश्यूज पे बहुत अच्छी डिबेट करते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा वो खवैया रहे, जिसको कहते हैं कि उन्होंने जो यूथ के भीतर जो पॉपुलैरिटी थी उसको उन्होंने डाइवर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, क्योंकि सब पहले जो बाइडेन और कमला हैरिस की तरफ थे। उनके तो युवाओं के अंदर एक रोष दिख सकता है आने वाले समय में, एक गुस्सा दिख सकता है अमेरिका के अंदर, कुछ इंसिडेंट सामने आ सकते हैं, क्योंकि चार्ली कर्क को लेकर बहुत नाराजगी है अमेरिका के कई स्टेट्स में, खासकर जहां उनका प्रभाव ज्यादा था उन इलाकों में। बिल्कुल जी। अगर यहाँ पे आपने चार्ली कर्क की बात करी, मैं एक चीज पहले आपसे भी डिस्कस करूंगा इस बारे में कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको हटाने के पीछे भी कहीं ना कहीं चार्ली कर्क की मेंटालिटी, यूनिवर्सिटीज में जाना, यूथ में वो संदेश फैलाना, वो कर रहे थे कैंपेनिंग डोनाल्ड ट्रंप की अपनी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जब कनाडा में भी इलेक्शन हुए थे तो उनका हटाने का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन बाल फिलहाल अभी टॉपिक हमारा जो है वो सेकेंड अमेंडमेंट और गन वाला है, उसके ऊपर क्योंकि कनाडा असैसिनेशन तभी पता चलेगा कि कौन था, लैक ऑफ सिक्योरिटी, या सच में हो सकता है कि कोई अग्रेशन किसी का हो, ये तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। लेकिन अभी भी जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो आपने नॉर्थ अमेरिकन साइड बोला कि एक अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर, अपनी सिक्योरिटी को लेकर आप इतने ज्यादा मतलब सीरियस है, और कि भाई कोई गाड़ी भी आगे पार्क कर दे तो आप उसको अपनी सेल्फ स्टीम पे ले जाते हैं, और इंडिपेंडेंस आप मानते हैं कि आपके पास गन होनी चाहिए। तो इसमें मुझे लगता है बदलाव की जरूरत है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो कनाडा की हो, चाहे वो किसी भी देश की हो, वो इतनी एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई आपके पास गन है तो आप, पहली बात तो जो आप अपनी अभी एक बात कही थी विवेक की, गुड गन मैन, हाउ कैन वी असेस? मैं फिर कह रहा हूं, अब उसको अलग कर पाना ये बड़ा डिफिकल्ट है। आप जाएंगे अलग करने के लिए, हो सकता है आप अगले इलेक्शन में जीत ही ना पाए, आपकी पॉपुलैरिटी खत्म कर दी जाए, आपको आपके खिलाफ अमेरिकन खड़े हो जाएं, पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक इशू है, इसलिए वो गन कल्चर को डायरेक्टली कोई टच नहीं करना चाहता है। हालांकि दबी जुबान में इसके खिलाफ बात होते हैं, और दो चीजें हैं, या तो अमेरिकन प्राइड या फिर अब हिंसा का बोझ,
हर साल 45,000 से ज्यादा की मौत एक बहुत सीरियस कंसर्न है। इस पर कोई दूसरा मुल्क भी नहीं बोलता है, इस पर UNHRC ह्यूमन राइट कमीशन भी कुछ नहीं बोलता है, इस पर कोई मुल्क UN में जाकर भी सवाल नहीं पूछता है। इसमें दुनिया भर के लोग पूछेंगे कि भाई हम कश्मीरियों के अधिकार का दमन हो रहा है। अभी स्विट्जरलैंड आपके UNHRC में कह रहा है कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान ने उनके बंदूकों के साथ फोटो शेयर करते हैं, लाइक अपनी कंट्री का तो शेयर करें ना। स्विट्जरलैंड का एक जो है वो प्रतिनिधि वो कह रहे हैं कि भाई माइनॉरिटी जो है वो इंडिया में, उस पर इंडिया को ध्यान देना चाहिए, माइनॉरिटी जो सेफ नहीं है। स्विट्जरलैंड कभी ये नहीं कहता कि अमेरिका में गन कल्चर सेफ नहीं है, हर साल 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। तो ये सेलेक्टिव इश्यूज हैं, ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है। लेकिन अमेरिका का गन कल्चर अमेरिका को ही देखना होगा और अमेरिका को ही इसको सॉल्व करना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि 2 मिनट का नूडल है, हमने पानी में उबाला और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये बहुत डिफिकल्ट है यूएस के लिए गन कल्चर को टैकल कर पाए ना। देखिए, मुझे लगता है कि टैकल करना डिफ़िकल्ट कैसे हो सकता है। मेन चीज़ है कि आपके पास में अगर कोई लॉ है, आपके पास उस चीज़ को इम्प्लीमेंट वो है, लेकिन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वही बात है, हमने देखा कि वही बात कर रहे थे कि सिर्फ यूएस ही नहीं, कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, यमन में भी गन कल्चर है, यहाँ पर भी हर 100वें व्यक्ति पर 52 बंदूकें होने की बात कही गई है। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर संघर्ष और गृह युद्ध ने एक तरह से हथियार को वहाँ के कल्चर से कनेक्ट कर दिया, मजबूत कर दिया। लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो और आप गन लेकर आप पहुंच जाओगे। उस चीज को लेकर बाकायदा सख्त कानून है। इसी तरह से सर्बिया की भी बातचीत की जाती है। आपने कनाडा की हमने बात की, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड की बात की कि यहाँ पे सभी के पास में गन कल्चर के तहत यहाँ पर काफी हद तक बंदूकें होती हैं, जो भी हथियार होते हैं। लेकिन गन क्राइम यहाँ पर बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशंस हैं। वही बात है कि अगर आप रेगुलेटरी ऐसी बॉडीज रहती हैं जो इस चीज को कंट्रोल करें, जो ध्यान दे, शायद स्थिति बहुत बदल भी सकती है। क्योंकि जिस तरह से हर लिहाज से हम बहुत मजबूत स्थिति में हमेशा यूएस को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर वहाँ की कंडीशंस, वहाँ के आ रही खबरें बहुत हैरान कर देते हैं। भले ही अभी हम अगर केयर की बात करें तो भले ही अभी पॉलिटिकल असैसिनेशन हो, लेकिन मुझे लगता है जांच के बाद में और बड़ी बातें आएंगी। वही बात होती है कि इतना इजीली एक्सेस कैसे हथियारों का हो जाता है, इतनी इजीली अवेलेबिलिटी किस तरह से हथियारों की हो जाती है। हिंदुस्तान में भी अगर देखा जाए तो इतना इजीली तो नहीं होता, बाकायदा उसको लेकर लॉ होता है। दुनिया भर में भी कई ऐसी जगहों पर है, बाकायदा उस चीज की मॉनिटरिंग की जा सकती है, आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन यूएस जैसी कंट्रीज में मैं उस बात से आपसे मैं सहमत नहीं हूँ कि चार्ली कर्क वाला मामला जो है वो इजिली गन अवेलेबल वाला मामला है, क्योंकि मुझे लग रहा है जांच में हालांकि अब बातें आएंगी ना सामने। बिल्कुल, हाँ, इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन प्रोसेस है। लेकिन आप पॉलिटिकल किलिंग्स कहाँ नहीं होती हैं? क्या इंडिया में पॉलिटिकल किलिंग्स नहीं हुए? यहाँ तो बम से प्रधानमंत्री को उड़ा दिया गया, तो बम कल्चर तो नहीं हो गया वो। यहाँ पर आपके राष्ट्रपिता को गोली मार दी गई, तो क्या यहाँ भारत में गन कल्चर था? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ठीक कह रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा होने के बाद चीजें क्लियर होंगी। लेकिन मुझे लगता है कर्क वाला मामला पूरा पॉलिटिकल असैसिनेशंस होते हैं, उसमें तो फिर हमारे यहाँ तो बाकायदा जांच में पूरी चीज आती है, भाई हथियार किसने प्रोवाइड कराया, उस पूरे प्रोसेस का, उस चेन का कौन कौन हिस्सा था, उस तक पर एक्शन होता है। लेकिन अगर यूएस में ये सारी चीजों को ट्रेस करना इतना मतलब ये कहा जाए हर किसी के पास में है, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। मतलब एक बहुत एक एग्जाम्पल के तौर पर आज हम चर्चा भी क्योंकि इसलिए कर रहे हैं ना, वहाँ पे चार्ली कर्क की अगर हत्या हुई, इस तरह से अगर हत्या हुई तो वहाँ पे एक अलग तस्वीर बनती नजर आती है। इसी खास और पॉजिटिव उम्मीद के साथ न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। खबरें इंडिया डेली पर लगातार जा रही हैं, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।